हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पार्ट सी के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो है 10 क्वेश्चंस हैं, ईच कैरी 3 मार्क्स। बट यहाँ पर मैं 9 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो मेरे से सोल्व नहीं हुआ। अगर आप लोगों से सोल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज सम बैक्टीरिया आर एडिड टू ए बकेट एट टाइम 10 AM. The number of bacteria doubles every minute and reaches a number at 10-18 AM. यानी कि 18 मिनट बाद में जो नंबर है बैक्टीरियाज के वो इतने हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि 10 बजे के बाद में कितने सेकंड्स आफ्टर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो है वो 25 × 10⁻13 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल हम मान के चलते हैं, रेफरेंस मान रहे हैं 10 AM को। तो टाइम जो है वो हम सपोज करते हैं इनिशियल कितना है, 0 है। इस टाइम पर जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बकेट में प्रेजेंट हैं वो सपोज करते हैं n है। अब हर मिनट में जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो डबल हो जाते हैं। यानी कि इनिशियली n है, फिर इसके बाद 2n, फिर 4n, फिर इसके बाद 8n, फिर 16n एंड सो ऑन। तो ये 1 मिनट में, ये 2 मिनट्स में, इसी तरीके से ये 3 मिनट्स में और ये 4 मिनट्स में। ठीक है। एक तरीके से अगर हम जनरलाइज करें इसको तो देखो, इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0, 2 to the power 3 और 2 to the power 4। ठीक है, मल्टीप्लाई विद n। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 to the power स्मॉल t एंड स्मॉल n। सो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विच इज प्रेजेंट इन द बकेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये से दैट द रेफरेंस 10 AM। तो यहाँ पर ये जो है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे आफ्टर t टाइम। ठीक है, और जो टाइम है किस में है, मिनट्स में है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम t जो है वो 80 मिनट्स पर जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज ये हमारे पास हो जाते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 16 × 10⁻15। पूछा गया कितने टाइम पर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं वो कितने हैं, 25 × 10⁻13। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट करते हैं। तो 2 to the power 18 n दिस इज इक्वल टू 16 × 10⁻15 हो गया, और 2 to the power t और n दिस इज इक्वल टू 25 × 10⁻13 हो गया। सो इस t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 2 to the power 18 डिवाइडेड बाय 2 to the power t और स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 16 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻13 हो गया। अब यहाँ से आ गया 2 to the power 18 माइनस t एंड दिस इज इक्वल टू 16/25 और ये कैंसिल हो गया 100 पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 और इसे दैट 64 हो गया। ठीक है, ये 4 पर कैंसिल हो गया और इसका आप लिख सकते हैं 2 to the power 6। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस t इज इक्वल टू 6 और इसे दैट t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 और इसे दैट 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स आफ्टर 10 AM जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं बकेट में वो कितने हो गए, 25 × 10⁻13 हो गए। आपको सेकंड्स में आंसर निकालना है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 720 सेकंड्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्लीनिंग मशीन है एंड इट प्रेसिज ए सर्कुलर मॉप जिसका रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर गिवन है, वर्टिकली डाउन ऑन ए फ्लोर विद ए टोटल फोर्स 25 Newton एंड रोटेट्स it with a constant angular speed about the vertical axis passing through the center of mop. Force is distributed uniformly over the mop and coefficient of friction is given between the mop and floor. What is the value of torque applied by the machine on the mop? तो कुछ सिचुएशन जो है कुछ इस टाइप से है। ये हमारे पास मॉप है, ठीक है, ये हमारे पास क्लीनिंग मशीन है। सो दिस इज टोटल क्लीनिंग मशीन। ठीक है, क्लीनिंग मशीन, दिस इज मॉप। ठीक है, अब ये हमारे पास रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो रोटेट कर रहा है और ये फ्लोर है। ठीक है, दिस इज फ्लोर, दिस इज फ्लोर। जो रोटेट कर रहा है इसका सपोज कीजिए एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। इसके ऊपर फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, गिवन है 25 न्यूटन। 25 न्यूटन जो है वो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है।
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्लोर और मोप के बीच में गिवन है 0.25 और मोप की जो रेडियस है वो भी गिवन है आपको, कैपिटल R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो टॉर्क जो निकालना है वो न्यूटन सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये देखिए कि जो मोप रोटेट कर रहा है, सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं टोटल, वो उसको देखते हैं एक बार। देखिए नेट फोर्स ऑन मोप, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला जो फोर्स है वो एक्सटर्नल लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल प्लस में, फिर इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो कैपिटल N लिखेंगे, प्लस में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख दिया स्मॉल f से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। लेकिन F एक्सटर्नल और जो नॉर्मल फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसकी वजह से कोई किसी तरीके का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सो वी से दैट F एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू N हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड की बात कर गया। तो F external is equal to N, it does not produce any torque, so the torque which is acting on mop is due to the frictional force. So net torque on mop is due to frictional force, ठीक है। अब ये जो मोप है देखिए इसकी फॉर्म क्या होती है, डिस्क होती है, डिस्क फॉर्म का होता है ये, ठीक है। इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, रिंग होगा, इसका स्मॉल एलिमेंट रिंग है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस रिंग जो है इसके अबाउट, रिंग के अबाउट हम निकालते हैं टॉर्क की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो है R क्रॉस F हो गया। तो जो रिंग है उसका रेडियस स्मॉल r है, यानी कि सेंटर से, मोप के सेंटर से आपने स्मॉल r दूरी पर एक रिंग जो है वो सपोज किया है। आप स्ट्रिप भी कह सकते हैं इसको, और इस स्ट्रिप की जो हमारे पास विड्थ है वो कितनी है, स्मॉल dr है। तो यहाँ से हो जाएगा r, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये कैपिटल F, ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स हो गया है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स कंप्लीट डिस्क की वजह से अगर हम देखें तो देखो डिस्क की वजह से है कितना, म्यू एन, ठीक है, म्यू एन, यही फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स का। अभी अगर स्ट्रिप की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये है कैपिटल R के लिए, है ना, कैपिटल R के लिए कितना है, म्यू एन है। अगर हम बात करें यहाँ पर, यानी एक तरीके से हम देखें पाई आर स्क्वायर के लिए, पाई आर स्क्वायर के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू एन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसके लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, स्ट्रिप के लिए, इस पर कितना एक्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू में एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप, ठीक है, जो कि सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर और डी आर हो जाएगा, ठीक है, ये डी एफ होगा। तो यहाँ पर स्मॉल टॉर्क जो है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्ट्रिप वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद हम नेट टॉर्क जो है निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के कैपिटल R तक। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर और फिर यहाँ से 2 पाई आर और डी आर, ठीक है। लेकिन n जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही है विच इज़ 25 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25 इसकी वैल्यू रख देते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा डी टॉ की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 50, ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 50 म्यू और यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर और डी आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और नेट टॉर्क निकालने के लिए हम दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से। तो टॉ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 म्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इनटू में आर क्यूब बाय 3 हो गया, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 50 इंटू में जो म्यू की वैल्यू है 0.25, ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई में जो रेडियस है मोप की वो हमारे पास गिवन है 30 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, इतना न्यूटन सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 10 पर कैंसिल, तो 50 इंटू में 25/100 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो गया 125, ठीक है, 125 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जो आप लिखेंगे उसमें तो 0125 लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट गिवन है, आउटपुट वोल्टेज आपने मिली वोल्ट्स में फाइंड आउट करना है और हमें V1 और V2 की वैल्यूज़ यानी इनपुट्स की वैल्यू गिवन है। तो फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स हैं, तो यहाँ पर 2 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स
और इन दोनों के आउटपुट्स को कैस्केड किया गया है किसमें, यहाँ पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इसका जो आउटपुट है वो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इसको 0 रखिए, फिर ये फाइंड आउट कीजिए, फिर इसके बाद इसको 0 रखिए, ये फाइंड आउट कीजिए और दोनों को सम कर दीजिए। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी आती है, देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कितने लगाए गए हैं, ये कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस का ये कॉम्बिनेशंस बनता है रेजिस्टेंसेस का इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में। टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पर 7 होते हैं। ठीक है, तो इसको नाम हम देते हैं R1, R2, R3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी R1, R2, R3 ये सेम होता है। ठीक है, R1, R2, R3, R1, R2, R3। ये जो होता है R4 ये अलग होता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं R4 की जो वैल्यू है वो 500 ओम है, बाकी R1, R2, R3 सभी की वैल्यूज़ कितनी है, 5 किलो ओम जो है वो गिवन है। अब इसमें जो आउटपुट का फॉर्मूला होता है वो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो जो इनपुट्स हैं उनमें डिफरेंस देख लीजिए, तो V2 माइनस V1 होगा, मल्टीप्लाई में आपने उल्टा चलना है R3/R2। ठीक है, R3/R2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में फिर इसके बाद 1 प्लस में 2। ठीक है, और फिर इसके बाद R1/R4। ठीक है, R1/R4 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आउटपुट जो है ये निकल के सामने आता है। अब यहाँ पर जो R4 की वैल्यू है वो गिवन है 500 ओम, बाकी R1, R2, R3 इन सब की वैल्यूज़ कितनी है, 5 किलो ओम और इसे दैट 5000 ओम। ठीक है, तो पुट करते हैं, V2 की वैल्यू जो गिवन है वो है 2.25। ठीक है, अब ओबियसली यहाँ पे V1 जो है वो ग्रेटर है V2 से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V1 माइनस में V2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 माइनस 2.25। ठीक है, R3 R2 क्योंकि इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सो 1 प्लस में 2 इंटू में R1 विच इज़ 5000 ओम्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो कैंसिल हो गया 10 पर, सो ये आ गया 21। ठीक है, 21 और यहाँ पर ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो 21 इंटू में 0.25 इतना वोल्ट्स आया है। अगर मिली वोल्ट्स में आंसर लाना है तो हम इसको 10⁻³ से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये जो बन गया ये मिली वोल्ट्स बन गया। ठीक है, तो 10⁻³ जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। इसमें गिवन है कि एक 2 स्टेट क्वांटम सिस्टम है जिसके एनर्जी आइगन वैल्यूज़ +E और -E है, कोरस्पॉन्ड्स टू नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स साई प्लस और साई माइनस। एट टाइम t = 0 सिस्टम जो है उसकी क्वांटम स्टेट गिवन है आपको 10,000 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन सेम स्टेट एट टाइम t = h/6e। इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि 10,000 इंटू में प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन सेम स्टेट। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है साई ऑफ t साई ऑफ 0। ठीक है, हमें गिवन है t = 0 पर जो साई की वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, ताकि आप इसमें पुट कर सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा साई प्लस और साई माइनस। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है ये, तो यहाँ से आ जाएगा साई t दिस इज इक्वल टू 1/√2 और ये हो जाएगा साई प्लस e⁻⁻⁰ एनर्जी आइगन वैल्यू इससे करस्पॉन्डिंग कितनी है, +E है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में साई माइनस e⁻⁻⁻E हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा i⁻⁻⁰ हो गया। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा यहाँ से 1/2 और इसके साथ अगर आप ये करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये ऑपरेट करेंगे तो आप 0 और ये ऑपरेट करेंगे तो 1। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻⁻⁰ प्लस में e⁻⁻⁰ ठीक है, और ये जो है e⁻⁻x प्लस e⁻⁻⁰x डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा कोसाइन ऑफ e⁻⁻⁰। टाइम हमें गिवन है h/6e, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ से आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई में कोसाइन ऑफ e
और ये गिवन है h/6e और 1/h कट यानी 2π/h हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसिल हो गई टर्म्स कुछ, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से 10,000 इंटू में cos π/3 विच इज़ हाफ, यानी कि 5,000 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5th क्वेश्चन है, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100√2 डिवाइडेड बाय पाई, 0 से लेकर के π/2 तक x डेल्टा 2 sin x माइनस में √2 और dx। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे बेस्ड इक्वेशन है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये समथिंग f(x) है, ये समथिंग g(x) है। जो पहला लेक्चर है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पर, उसमें मैंने इसको सोल्व किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। अब इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं, g(x) को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin x माइनस √2 दिस इज इक्वल टू 0, और से दैट sin x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √2/2 यानी 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई π/4, और π/4 जो है वो इस रेंज में आने लग रहा है 0 से π/2। अगर रेंज में नहीं आता तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये तो सेम रखते हैं 100√2/π, और यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो है कि x यहाँ पर ये रखिए डिवाइडेड बाय जो भी g(x) आया है इसका डिफरेंशिएशन लीजिए और मॉडुलस में उसको रखिएगा। तो 2 sin x माइनस √2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2 cos x, ठीक है। और ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं x इज इक्वल टू π/4 पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 100√2/π, ये π/4 हो गया, इंटू में 2 है और cos π/4 विच इज़ 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 पर कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये √2 पर कैंसिल और ये √2 इससे कैंसिल, दैट मीन्स आंसर विल बी 25। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो है 0025, ठीक है। देखिए 6th क्वेश्चन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड है, इसको मैं स्क्रीन पे आपको शो कर देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप इसका जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके से आपने इसको सोल्व किया है, ठीक है। मैं 6th क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, 7th क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो है इट सेज a small insect of mass small m is sitting on the rim of a uniform circular horizontal disk of radius capital R and mass capital M। तो ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है जिसका मास जो कैपिटल M है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। सो दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज सेंटर O। द सिस्टम इज रोटेटिंग एट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई। तो इनिशियली जो है ओमेगा आई जो है ये हमारे पास में वेलोसिटी है, इंसेक्ट जो है इसका मास हमें गिवन है स्मॉल m, ठीक है। तो ओमेगा आई जो है कितनी एंगुलर वेलोसिटी इस डिस्क की गिवन है। नेक्स्ट जो है हमें गिवन है कि कैपिटल M बाय स्मॉल m, इसका रेशो गिवन है, इसका रेशो 10 है। साथ ही साथ ये जो इंसेक्ट है धीरे धीरे कहाँ पर आ रहा है, ये सेंटर ऑफ द डिस्क की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है ओमेगा f में। तो हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है 100 ओमेगा f बाय ओमेगा i, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक तरीके से जब इंसेक्ट यहाँ पर होगा और यहाँ पर आएगा तो इस सिस्टम में कोई किसी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। सपोज कीजिए पॉइंट A है, तो एंगुलर मोमेंटम जो A पर होगा वही एंगुलर मोमेंटम O पर होगा। ये इनिशियली है तो ये वाला फाइनल है, ठीक है। तो A पर हम बात करते हैं, जब A पर होगा तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, I ओमेगा होता है, ठीक है। इनिशियली ओमेगा आई है, सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है, यहाँ पर आई डैश से डिनोट कर देते हैं ओमेगा एफ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली जो सिस्टम में है, जब पॉइंट ए पर इंसेक्ट प्रेजेंट होगा तो इस टाइम पर हम इंसेक्ट प्लस जो डिस्क है दोनों का कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, कैपिटल आर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन कितना है इस केस में, कैपिटल आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दी पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ से स्मॉल m कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन डिस्क के केस में हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इनटू में ओमेगा आई, दिस इज इक्वल टू फाइनली जो हो जाएगा ये है हाफ और ये एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो डिस्क का जो होगा वही है और मल्टीप्लाई में ओमेगा एफ, ठीक है। तो डिस्क जो रोटेट कर रहा है
तो इसके सेंटर से पास होने वाली किसी भी एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ही होता है। इसमें इंसेक्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे इंसेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा वैसे ही जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आपने सोल्व करना है। इसके लिए जो कैपिटल M की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, कैपिटल M की वैल्यू गिवन है 10m। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं और सोल्व करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू 10m, ठीक है, आर स्क्वायर तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, प्लस में m, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा i। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू में ये हो जाएगा 10m, ठीक है, इंटू में ओमेगा f, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है कैंसिल हो गया, 5 पर ये 6m हो गया, ठीक है, तो 6m ओमेगा i इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा f। तो ओमेगा f बाई ओमेगा i, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अच्छा ये m जो है तो कैंसिल हो गए सारे, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा f बाई ओमेगा i। आपने जो फाइंड आउट करना है वो है 100 ओमेगा f बाई ओमेगा i। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये से कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 120। तो आप लिखेंगे 0 1 2 0। दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लेज़र से बेस्ड है, जिसमें गिवन है कि लेज़र का आउटपुट पावर 150 मिलीवॉट गिवन है with beam diameter of 2 mm at a wavelength 630 nanometer. What is the value of electric field in units of volt per meter? Use Coulomb's constant this. तो यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स से बेस्ड है, तो खुद से यहाँ पर आप जो है इस न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे डिराइव करेंगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है, पावर गिवन है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डायमीटर गिवन है, डायमीटर से क्या कैलकुलेट हो सकता है, रेडियस कैलकुलेट हो सकता है। फिर इसके बाद क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट हो सकती है, एनर्जी और भी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं, अभी एनर्जी देखते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ आपको गिवन है कि 1/4πε0 की क्या वैल्यू है, ये आपको यहाँ पर। एक तरीका तो ये हो सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r², लेकिन यहाँ से जो Q है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है करंट आएगा, चार्ज आएगा, और करंट जो है इनसे रिलेट नहीं करता है, क्योंकि ये एनर्जी है और ये टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, एक और तरीका ये है कि देखो जो पावर है, ठीक है, पावर है, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, और एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करती है। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, हाफ ε0 E²। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है एक्चुअल में, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो यस, ये रिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम यहाँ से इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पावर हमें गिवन है लेकिन टाइम गिवन नहीं है। टाइम की बजाय हमें रेडियस डायमीटर गिवन है, ठीक है, तो इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, पावर जो है वो कितना आ गया, यहाँ से v से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ε0 E² इंटू में वॉल्यूम v डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा टाइम t, और वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा πr², ठीक है, इंटू में πr², ठीक है, और d। लेकिन d बाई टी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। लेज़र बीम हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है वो उसको आप डिराइव कीजिए। एक और चीज़, 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम 4π से इसको मल्टीप्लाई और 4π से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय, ये देखो यहाँ पे, अच्छा एक काम कीजिए आप 4 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ना, क्योंकि पाई भी है ε0 भी है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 और इंटू में 4πε0, ठीक है, और E², ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा r²d, ठीक है, r², इसको तो हमने c लिख दिया ना, तो c लिख देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू पावर p। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा E², दिस इज इक्वल टू 8
पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर और यहाँ से सी हो, ठीक है, और इसका रूट ले लेंगे। बस यही इसका आंसर होगा। इसमें आप जो पावर गिवन है वो और इसके अलावा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अगर 2 मिलीमीटर गिवन है तो 1 मिलीमीटर हो गया, 10⁻⁻6 हो गया है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो आंसर आ जाएगा आपका ये 6000 ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। 6000 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन जो है ये रैंडम वॉकर से बेस्ड क्वेश्चन है और 1 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर से बेस्ड क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है विच मूव्स इन ऑन ए 1 डायमेंशनल डिस्क्रीट लेटिस विद लेटिस स्पेसिंग यूनिटी, यानी कि जो लेटिस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ए गिवन है, 1 डायमेंशनल गिवन है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इट कैन मूव फ्रॉम ए साइट टू नियरेस्ट नाइबर साइट एवरी 1/5 सेकेंड्स विद पी बीइंग द प्रोबेबिलिटी टू मूव राइट एंड क्यू टू द लेफ्ट। तो हर 1/5 सेकेंड में तो कितना साइड मूव करता है, 1 साइड। आप ऐसा भी कह सकते हैं 1 स्टेप लेता है। 1 स्टेप कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड में, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। कंसिडर दैट पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, टेक p इज इक्वल टू 3/4, p इज इक्वल टू 3/4 है तो q भी निकाल लीजिए, q की वैल्यू आ जाएगी 1 - p यानी कि 1/4, ठीक है। फिर है वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है एट टाइम t इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ सेकेंड्स। देखो जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा लिखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये है NPQA²। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो है ये 1 डायमेंशन में यूज़ किया जाता है, अगर 3 डायमेंशन होता तो यहाँ पर 4 लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं सभी चीज़ें, ए की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3/4 और 1/4, 3/16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसने कितने चले इतने टाइम में, ये हमें नहीं पता पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक स्टेप 1/5 सेकंड में चला तो 1 सेकंड में कितने स्टेप्स चलाए, 5 स्टेप्स चला है। तो इतने टाइम में कितना चलेगा, 5 × 10⁻⁴ सेकंड्स में कितने स्टेप्स चले गए, 25 हो गया × 10⁻⁴ स्टेप्स। और ये चीज़ क्या है, कैपिटल N है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 25 × 10⁻⁴, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 75 × 100 डिवाइडेड बाय 16। तो ये 25 और ये भी 25 पर कैंसिल हो गया। बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट है 10th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक थिन फिल्म है वाटर की। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, थिन फिल्म ऑफ वाटर कहा गया है तो वाटर की थिन फिल्म है। इस क्वेश्चन में ऑयल का भी जिक्र है, इसलिए ऑयल का थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत यूज़ कर देना। बस इसी चीज़ पर ये क्वेश्चन बेस्ड था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर की फिल्म है तो वाटर का हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.333 है। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए बीकर ऑफ सिलिकॉन ऑयल, ठीक है। तो ये हमारे पास में बीकर है, इसमें सिलिकॉन ऑयल जो है वो प्रेजेंट है और ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.40 गिवन है। द अरेंजमेंट इज इल्यूमिनेटेड बाय 600 नैनोमीटर लाइट। तो यहाँ पर जो है 600 नैनोमीटर लाइट जो है, इतनी वेवलेंथ जो है इस लाइट की, उसको इंसिडेंट किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ दी मिनिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ द फिल्म इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही बताना है कि पॉसिबल थिकनेस जो है इसका कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, ये थिन फिल्म से बेस्ड है। थिन फिल्म में जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करते हैं 2 μ t cos r दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। n को 1 ले लें, ठीक है। तो t की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। मिनिमम के लिए एक और चीज़ है, r की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। तो 2 μ t इज इक्वल टू लैम्डा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। बस गलती यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो म्यू है वो ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि ऑयल फिल्म बनती है। तो ऑयल फिल्म जो बनती है उसके लिए वो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1.40 रख देंगे तो गलत आंसर आएगा। यहाँ पर जो इसका म्यू की जो वैल्यू रखेंगे हम वो आ जाएगा यहाँ पे, ये 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में म्यू की वैल्यू है 1.333, इतना नैनोमीटर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आप तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 225.02 नैनोमीटर, ठीक है। ये 02 आप हटा सकते हैं, सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0225, ठीक है। एक चीज़ और, आपने जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का, उसको सोल्व करना है। अगर ये सोल्व हो जाता है
तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो किस तरीके से अप्रोच है उसका आप जो है बताना, ठीक है। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।